एक पाली भाषा में एक शिलालेख अंकित किया गया है। ये देखिए वो पाली भाषा द्वारा ये शिलालेख अंकित किया गया है, जिसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये है बा और ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है बट्टी गुत्तस्य दानम, अर्थात जो बट्टी का अर्थ होता है कि जो पत्थर जिसने दान किया है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। होंगे। तो आप इस साथियों प्रतिमा को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि यह प्रतिमा किसकी हो सकती है। अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की है या कृष्ण की है, परंतु साथियों यह प्रतिमा जो है वो भगवान विष्णु या कृष्ण की नहीं है, अपितु ये प्रतिमा बौद्ध धर्म के एक महान बोधिसत्व मंजूश्री की प्रतिमा है। और देखा होगा हमारे गांव देहात में पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है और उसे अशुभ भी माना जाता है। साथियों पूजा पहले की जाती थी हमारे स्वर्णिम इतिहास में, लेकिन अभी अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि पीपल जो वृक्ष होता है उसके नीचे भूतों का निवास होता है। वास्तव में वो भूतों का निवास नहीं होता था, बल्कि वहां पर बुद्ध का निवास होता था। और जो नमस्कार साथियों, मैं अमन सम्राट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अम्बेडकर शरणम गच्छामि पर। दोस्तों सुबह का समय है और लगभग अभी समय हो चुका है 8 और हम पहुंच चुके हैं सांची। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए हम हमारे मित्रगण के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। साथियों यहाँ की भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सुबह सुबह का ये नज़ारा है और अभी तो ये शुरुआत है लगभग यहाँ की। इसके पश्चात जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा यहाँ की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। और साथियों हम यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे देश में जन्मे दो महान बोधिसत्व पूज्य भदंत सारीपुत्र और पूज्य भदंत मोगलायन के अस्थि कलश के दर्शन करने। साथियों मैं हर वर्ष यहाँ पर पहुँचता हूँ और ये लगभग मेरा 9वीं या 10वीं बार यहाँ पर आना हुआ है और यहाँ का दृश्य देखकर मन एकदम प्रफुल्लित है और आनंद से भर उठा है। मैं आज आपको इस वीडियो में यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य को पूरा सक्षम रूप से दिखाने वाला हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और मैं यहाँ से जुड़ी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उन पर भी चर्चाएं करने वाला हूँ। कैसे इसका ऐतिहासिक विकास हुआ और ये कैसे इतिहास का केंद्र रहा है बहुजनों का, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों जो यहाँ का दृश्य है वो अत्यंत ही मनोरम और मनमोहक है। साथियों चारों तरफ इस स्थान को पंचशीलों फूलों से सजाया गया है। इस सब दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सारनाथ से जब कपिलवस्तु लौटे थे, ऐसा यहाँ पर अभी हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि साथियों उस समय भी बिल्कुल इसी तरह से कपिलवस्तु को फूलों से सजाया गया था। पंचशील से के झंडे चारों तरफ थे और इतनी ही लगभग भीड़ नगर के जो नगरवासी थे वो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर आए थे और उसी प्रकार का जन सैलाब आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पर बहुत ही शानदार शांति की अनुभूति हम प्राप्त कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं गार्डन की ओर, क्योंकि साथियों गार्डन में जाकर कुछ खाना पीना हम करेंगे। इसके बाद में यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर की ओर एक पहाड़ी पर सांची का जो मुख्य स्तूप है जिसमें पूज्य भदंत सारीपुत्र और पूज्य भदंत मोगलायन की जो अस्थि कलश है उसका दर्शन हम वहाँ पर करने वाले हैं। हम थोड़ी देर में यहाँ से नाश्ता पानी करके निकलेंगे और मैं आपको पूरा ऐतिहासिक जो परिदृश्य है उस पर विस्तार से आज के इस ब्लॉग में आपको जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे अंत तक अवश्य देखें। साथियों अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर पहाड़ी पर जहाँ पर स्तूप हैं और पहले हम गार्डन में रुकने वाले थे वहाँ पर चाय नाश्ता करने के लिए, चाय पीने नाश्ता करने के लिए, लेकिन अब प्लान में थोड़ा बदलाव है
और अब हम पहले ऊपर घूमकर आएंगे, इसके बाद में हम नीचे गार्डन में रुकेंगे और वहाँ पर हम चाय नाश्ता करेंगे। और काफ़ी मतलब ऊंचाई पर है, तो मैं तो चलते चलते थक चुका हूँ, इसलिए हम थोड़े बैठते उठते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। साथियों, एक ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म स्थान भी माना जाता है, क्योंकि साथियों सम्राट अशोक की जो पत्नी थी महारानी देवी, वो उनका जन्म स्थान सांची ही माना जाता है। और जब जो सम्राट अशोक थे उनके जो पिता थे बिंदुसार, वो बिंदुसार ने अपने जब वो बीमार हो चुके थे तो राज्य व्यवस्था संभालने के लिए उन्होंने क्या हुआ भाई? चैनल बता दो तुम्हें। चैनल का नाम है अंबेडकर शरणम गच्छामी। आप यूट्यूब पर बहुजन अतीत लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अतीत अहमद नहीं, बहुजन अतीत, बहुजन अतीत। तो ये साथी थे जो हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे थे कि आपका चैनल किस नाम से है। तो साथियों, जो पिता थे सम्राट अशोक के बिंदुसार, उनके दो महत्वपूर्ण मतलब जो इतिहास में जिनका जिक्र मिलता है, उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था सम्राट अशोक और एक का नाम था सुसीम। तो बिंदुसार ने सुसीम को उपराजा बनाकर, महाराजा तो बिंदुसार ही थे, लेकिन सुसीम को उपराजा बनाकर पाटलिपुत्र भेजा था और सम्राट अशोक को उपराजा बनाकर उज्जैन भेजा था। जब सम्राट अशोक अपने राजगृह यानी कि अपने महल से लौट रहे थे मगध से, तो उज्जैन की ओर जा रहे थे और वो यहाँ पर बीच में विदिशा में रुके। और जब वो विदिशा में रुके तो उनसे मिलने के लिए एक व्यापारी आया जो काफ़ी निर्धन परिवार से था, गरीब था। वह अपनी बेटी के साथ अपनी फरियाद लेकर सम्राट अशोक के पास पहुंचा, और जब वह सम्राट अशोक के पास पहुंचा उसकी पुत्री के साथ में, जिसका नाम देवी था, तो वह उस पर मोहित हो गए, उन्हें उनसे प्रेम हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब हमने पढ़ा भी है इतिहास में, और उसमें हमको पढ़ने को मिला है कि जब सम्राट अशोक उज्जैन पहुँचे तो उज्जैन पहुँचने के बाद में उन्होंने यहाँ के व्यापारी को संदेशा भेजा, और संदेशा भेजने के बाद उसे अपनी नगरी जहाँ के वो उपराजा थे उज्जैन, वहाँ पर बुलाया और उस व्यापारी की लड़की से उन्होंने शादी की। तो साथियों, ये थी कहानी सम्राट अशोक के ससुराल की, क्योंकि हम एक प्रकार से सम्राट अशोक के ससुराल में ही घूम रहे हैं। तो साथियों, यह सम्राट अशोक की ससुराल भी है, और जो महान भदंत हुए, बहुजन नायक हुए, महान भदंत बोधिसत्व मोगलायन और सारीपुर, उनकी अस्थि भी यहीं पर स्तूपों में विराजमान है। तो साथियों, अब हम लगभग आधी पहाड़ी पर आ चुके हैं, और मैं तो अब काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, और हमारे जो मित्रगण हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, और मैं आपको स्टोरी सुनाने के चक्कर में पीछे रह गया हूँ। और भी आगे कई ऐतिहासिक चर्चाएं हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आगे करने वाला हूं। जैसे जैसे जो भी स्थान आता जाएगा मैं उसका जिक्र इस वीडियो में करता जाऊंगा। तो साथियों, ये हमारे मित्रगण हैं, ये देखिए हमारे साथ है जेएल भाई। आज सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और भी हमारे साथ लोग हैं, ये देखिए। हेलो, हाय। इसके बाद में हम और आगे जाते हैं, और मैं आपको यहाँ से बाकी के नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा अगर दिख जाए तो। ये देखिए साथियों, अब मैं ऊपर की ओर जाता हूँ। ऊपर जाकर मैं वहाँ आपको स्तूपों से जुड़ी और भी कई ऐतिहासिक शिलालेख वगैरह हैं, सबको आपको जो पाली भाषा में लिखे हुए हैं उन शिलालेखों को मैं, जो पाली भाषा में लिखे हुए हैं या धमलिपि में लिखे हुए हैं, उनको मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि हमारा जो अतीत रहा है वो किस प्रकार का रहा है। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में। तो साथियों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, और यहाँ पर जो आप पीछे देख पा रहे हो
यही है वो बौद्ध विहार जहाँ पर अस्थि कलश रखा हुआ है और अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने अभी बात करने का प्रयास किया था कि क्या अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और इस तरह का जो माहौल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अंदर फ़ोटोग्राफी करने के लिए मना कर दिया और इसलिए हम अब थोड़ा और आगे जाने वाले हैं। हमारे मित्रगण निकल गए हैं, थोड़ा बहुत हमें अब सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह भी करवाना है। तो मिलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, क्योंकि अब हम मेन स्तूप की ओर जा रहे हैं। जो मुख्य यहाँ का स्तूप है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अरे आजा कौन। सो गाइस, फाइनल में हम पहुँच चुके हैं। जो मुख्य यहाँ का स्तूप है उसके पास मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, उससे जुड़ी ऐतिहासिक बातें बताऊंगा कि किस प्रकार इस इतिहास का विकास हुआ है, कैसे हमारे पूर्वजों ने इसकी नींव रखी तथा किस प्रकार का हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है। साथियों, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं लगता है, सब कुछ निःशुल्क होता है। आप अगर आएँ तो आपको ट्रेन से लेकर खाना सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है, किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो पहले तो आप इसको लाइक कर दें, आगे की बातें मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो साथियों, अगर आपको दिख पा रहा है तो ये है वो स्तूप। पीछे से क्या सनलाइट आ रही है उस वजह से दिख नहीं पा रहा है, मैं आपको पास में जाकर बताऊंगा। दूसरी ओर से आपको क्लियर वहाँ से दिख जाएगा। और जो इतिहास के संबंध में, जो स्तूप के संबंध में जो इतिहास रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचाई पर चढ़कर आया हूं इसी प्रकार। और अभी मुझे पता नहीं है मेरे मित्रगण कहाँ पहुंच गए हैं। वो जहाँ भी हैं मैं उनको बाद में फ़ोन लगा के बुला लूँगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं इन स्तूपों के बारे में। साथियों, जब सम्राट अशोक ने इन स्तूपों का निर्माण करवाया होगा उस समय भारत की स्थिति कितनी बौद्धमय होगी, इसकी कल्पना हम क्या कर सकते हैं। ये प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर बुद्ध का धम्म उपदेशना दे रहे हैं। ये देखिए, ये बाहर विदेशों से आए हुए यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी हैं। थाईलैंड, जापान, चीन, तिब्बत आदि कंट्री से यहाँ पर आज के दिन लोग सारीपुत्र और मोगलायन के दर्शन, अस्थि कलश के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं यहाँ पर। और आज का दिन बड़ा ही आनंदमय तरीके से यहाँ पर इन लोगों का गुजरेगा। और साथियों, मैं अन्य चीज़ें अब आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, मैं बता रहा था कि सम्राट अशोक ने जब स्तूपों का निर्माण करवाया उस समय भारत की जो स्वर्णिम जो इतिहास रहा होगा वो वास्तव में बौद्ध में रहा होगा। क्योंकि साथियों, जब सम्राट अशोक ने इन स्तूपों का निर्माण करवाया तो इनके अंदर अपने शिलालेख भी बिखेरे और वो सभी शिलालेख पाली भाषा में यहाँ पर उपलब्ध है। मैं थोड़ी देर के बाद वो सभी शिलालेख आपको पढ़कर बताऊंगा आराम से। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, अंग्रेज़ों के समय में 17वीं से 18वीं शताब्दी में इन स्तूपों का दोबारा से विकास हुआ है। क्योंकि साथियों, सन 1818 में जनरल टेलर ने इन स्तूपों की खोज की थी और ब्रिटिश सरकार ने फिर आदेश दिया था कि आगे इनका ऐतिहासिक निर्माण किस प्रकार किया जाए। इसके लिए सर जॉन मार्शल ने अपना योगदान 1912 से लेकर 1919 तक इसमें दिया। साथियों, इस इतिहास में के चक्कर में कई पोल कपोल कल्पित कहानियाँ भी प्रचारित लोग करते थे पहले अंग्रेज़ों के टाइम में, या जब इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी तो लोग ऐसा मानते थे और सोचते थे कि इन पहाड़ियों के आसपास
भूत, भभूत, चुड़ैल, डाक, डाकन माखन, पता नहीं क्या क्या शब्द होते हैं, वो सब इसके आसपास रहते हैं। और लोग यहाँ पर, यहाँ के आसपास से गुजरते नहीं थे क्योंकि उनको अंदर बहुत हाय नमोदाय, तो लोग इसके आसपास से नहीं गुजरते थे। उनको लगता था कि ये भूतों का बहुत बड़ा किला है और इसलिए यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और लोग गांव में इस तरह की कहानियाँ प्रचलित थी कि पहले जो क्या गांव में होता है, आपने देखा होगा, तो जो हम कंडे होते हैं उन कंडों को हम थापने के बाद इस तरह का एक गोल टाइप का एक बिटा लगा देते हैं, जिसको रखते हैं कंडे तब एक, तो उसको गोल टाइप में जब रखते हैं तो उसको बिटा कहा जाता है। तो लोग बाग कहते थे कि ये सास बहू का बिटा है जो प्राचीन काल में सास बहू ने सतयुग में लगाया था। इस तरह की कहानियाँ जो यहाँ पर प्रचलित होती हैं। और ये है वो तोरण द्वार, अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं पास में जाकर आपको दिखाता हूँ। ये है साथियों, शायद आ नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा और दूर जाकर दिखाता हूँ। साथियों अगर आपको दिख पा रहा हो तो यही है वो तोरण द्वार, जिसका इतिहास बहुत ही गहरा है। इस तोरण द्वार का इतिहास साथियों बहुत ही गहरा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं है पता कि इस तोरण द्वार का इतिहास क्या है। तो साथियों जब भी आजकल हम शादी करते हैं तो शादी के वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो मंडप के ऊपर एक घोड़ा टाइप का लकड़ी का बनाकर हम रखते हैं, जिस पर दूल्हा खजूर की संटी से मारता है और फिर कहता है कि हमने तोरण मारा है। तो साथियों पहले तोरण मारा नहीं जाता था, पहले उस खजूर की संटी प्रचलित नहीं थी, पहले उस तोरण द्वार को रखा जाता था शादियों में। जो जब धर्म प्रचलित था भारत में, तो उस समय इस तोरण द्वार की आकृति की लकड़ी को बनाकर रखा जाता था और उसको नमन किया जाता था। लेकिन बाद में जब इतिहास लोगों ने बदला तो इतिहास के साथ हमारे इतिहास से जुड़ी सारी परंपराएं भी बदल दी। साथियों आज उसी परंपरा का ये विकसित रूप है, जिसके माध्यम से जो तोरण मारा जाता है वो तोरण इसी प्रकार से मारा जाता है, खजूर की संटी के माध्यम से। क्योंकि साथियों जब हम तोरण मारते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि हम जो बौद्धों की, जो बहुजनों की प्राचीन जो इतिहास है उसको मार रहे हैं। तो साथियों अगर आपने बौद्ध धर्म से शादी होती हुई देखी होगी तो उसमें तोरण मारा नहीं जाता है, बल्कि तोरण को नमन किया जाता है और तोरण द्वार इसी प्रकार का बनाकर लगाया जाता है। मैं आपको तोरण द्वार के पास में ले जाकर बैक कैमरे से अपने दिखाने का प्रयास करूंगा कि उस पर किस प्रकार की कलाकृतियां अंकित हैं। तो साथियों फाइनली हम तोरण द्वार के नीचे आ चुके हैं और इस तोरण द्वार से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जो बातें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस तोरण द्वार पर बहुत सारी कलाकृतियाँ अंकित की गई हैं। वास्तव में यह कलाकृतियाँ साज सजावट के लिए यहाँ पर अंकित नहीं की गई है, अपितु यह प्रत्येक आकृति हमारे स्वर्णिम इतिहास की ओर हमें इंगित करती है। साथियों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कहूँगा आप थोड़ा नज़दीक आइए। यहाँ पर ये बोधि वृक्ष को दिखाइए। ये जो आप बोधि वृक्ष देख रहे हो, इसके चारों ओर लोग हाथ जोड़ रहे हैं और इसकी पूजा कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना इसकी कर रहे हैं। तो साथियों आज भी आपने देखा होगा हमारे गांव देहात में पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है और उसे अशुभ भी माना जाता है। साथियों पूजा पहले की जाती थी हमारे स्वर्णिम इतिहास में, लेकिन अभी अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि पीपल जो वृक्ष होता है उसके नीचे भूतों का निवास होता है। वास्तव में वो भूतों का निवास नहीं होता था, बल्कि वहां पर बुद्ध का निवास होता था। और जो बुद्ध थे उनको पीपल वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि ये प्रोपगेंडा चलाया गया है कि बुद्ध जो थे वो भूत थे। और वास्तव में जो आजकल एक दो शब्द प्रचलित हो रहे हैं भूतकाल, वो वास्तव में किसी प्रकार का कोई भूतकाल नहीं है, बल्कि वो बुद्ध काल था।
और बुद्ध से ही भूत शब्द का प्रचलन हुआ है, इसलिए बुद्ध को ही भूत कहा जाता है। लोगों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाकर इस स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। अब आप नीचे ये इस कलाकृति को देखिए, यहाँ पर एक द्वारपाल है जो अपने एक हाथ में भाला लिए हुए, सर पे मयूर पंख है और गले में बहुत सारी जेवर हैं, कमरबंद है, सब कुछ है इसके पास। तो मतलब उस समय भारत का स्वर्णिम इतिहास किस प्रकार का रहा होगा, इस द्वारपाल से हमें सीखने को मिलता है। वो किस प्रकार सीखने को मिलता है साथियों, कि इस द्वारपाल के गले में और कमर में देखिए किस प्रकार के आभूषण से ये सुसज्जित है। अर्थात उस समय का जो द्वारपाल था वो भी बड़ा ही सुखमय जीवन व्यतीत करता होगा। और साथियों इसके अलावा एक कलाकृति और है जो इस इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे स्वर्णिम इतिहास की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत करती है। साथियों वो जो कलाकृति है वो वास्तव में ऊपर की ओर है, उसको मैं कैमरे के माध्यम से आपको नहीं दिखा पाऊंगा। जो कलाकृति ऊपर बनी हुई है वह बहुत ही ज्यादा वायरल होती है हमारे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। ऊपर जो कलाकृति है सांची स्तूप पर, वो है गजलक्ष्मी की। साथियों गजलक्ष्मी कौन है? साथियों जो गजलक्ष्मी है वो वास्तव में तथागत बुद्ध की मां महामाया देवी थी, जो जिनकी कलाकृति इस तोरण द्वार पर अंकित की गई है। तो गजलक्ष्मी को ही, गजलक्ष्मी के चारों ओर ही हाथी वगैरह ये पाए जाते हैं और गजलक्ष्मी को ही आगे चलकर, तो ये प्रोपगंडा बनाया गया कि गजलक्ष्मी को ही क्या कहा गया, आगे चलकर लक्ष्मी माता का रूप दिया गया। राजा क्या नाम, राजा नाम करके कुछ एक पेंटर हुआ जिसने गजलक्ष्मी को चोरी कर करके हमारे उसे लक्ष्मी बना दिया। वास्तव में लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि वास्तव में तथागत बुद्ध की मां महामाया देवी है। इसी तरह का और इतिहास हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं साथियों। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं जो स्तूप है उसके पास में या स्तूप के अंदर, और इस स्तूप के चारों ओर पत्थरों से एक बाउंड्री बनाई गई है और इस पर एक पाली भाषा में एक शिलालेख अंकित किया गया है। ये देखिए वो पाली भाषा द्वारा ये शिलालेख अंकित किया गया है, जिसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये है बा, और ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है बट्टी गुत्तस्य दानम, अर्थात जो बट्टी का अर्थ होता है कि जो पत्थर जिसने दान किया है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साथियों ये स्तूप के निर्माण में जिसने पत्थर को दान किया गया होगा उसका नाम यहाँ पर पाली भाषा में अंकित किया गया है, जिसको मैंने अभी आपको पढ़कर बताया था। इसी प्रकार के अन्य शिलालेख इस बाउंड्री पर लिखे हुए हैं। मैं आपको वो सभी शिलालेखों को पढ़कर बताऊंगा जो सम्राट अशोक के शासन काल में पाली भाषा में यहाँ पर अंकित किए गए हैं, और जिनकी जो लिपि है वो धम्म लिपि है, जिसको हम ब्रह्म लिपि भी कहते हैं। और आगे आप देख सकते हो कि यह जो स्तूप के पास में यह तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो किस प्रकार से खंडित की गई है। इसके पीछे क्या द्वेष भावना रही होगी इसको मैं नहीं बता सकता। और आगे चलकर हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या और शिलालेख लिखा है। साथियों मेरे पीछे आप एक प्रतिमा को देख पा रहे होंगे। आप इस प्रतिमा को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि यह प्रतिमा किसकी हो सकती है। अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की है या कृष्ण की है, परंतु साथियों यह प्रतिमा जो है वो भगवान विष्णु या कृष्ण की नहीं है, अपितु ये प्रतिमा बौद्ध धर्म के एक महान बोधिसत्व मंजूश्री की प्रतिमा है। और आप इनके जो सिर है उसके ऊपर 5 नागों को देख सकते हैं, रक्षक के रूप में है। वास्तव में ये जो नाग हैं वो बौद्ध धर्म के रक्षक माने जाते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के रक्षक माने जाते हैं। और ये नागवंशियों जो भारत का नागवंश था उससे संबंधित हैं, जिन्हें बाद में कॉपी करके कन्वर्ट किया गया है। किस तरह से वो आप खुद ये ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध है, इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार से इतिहास को मोड़ा गया है। इसलिए साथियों आपसे मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी तथ्य को मानने से पहले उसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता की जांच आप अवश्य रूप से कर लें, आवश्यक रूप से कर लें। इसी प्रकार की अन्य अगर किसी प्रकार की कोई ऐतिहासिक वस्तु या प्रतिमा या समाधि हमें देखने को मिलेगी तो मैं उसका वीडियो में जिक्र अवश्य करूंगा, क्योंकि अब लगभग मैंने जो महत्वपूर्ण यहाँ की सारी
प्रतिमाएं थी या जो महत्वपूर्ण इतिहास था उसको लगभग आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त अगर जाते समय यहाँ से अगर किसी प्रकार का कोई ऐतिहासिक दृश्य हमें देखने को मिलेगा तो मैं उसे बताने का आपको पूरा प्रयास करूँगा। साथियों, आप मेरे पीछे एक पत्थरों से बनी हुई इस इमारत को देख सकते हैं, जिसके अंदर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास में जाने का जो द्वार है उस पर ताला लगाया गया है। हो सकता है उसके पीछे कोई विशेष कारण रहा हो, परंतु वो मूर्ति बहुत ही टूटी-फूटी अवस्था में है और इसी प्रकार की एक मूर्ति हमारे सामने है यहाँ पर, जो भी काफ़ी फूटी हुई अवस्था में यहाँ पर पाई गई है। तो साथियों, बुद्ध का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी ही चिंतन का विषय रहा है, क्योंकि साथियों इतिहास में 2 ही लोग हैं इस प्रकार के जिन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई गहनता के साथ लड़ी। एक तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी मूर्तियाँ विश्व में सबसे ज़्यादा तोड़ी जाती हैं, और दूसरे वो शख्स हैं तथागत गौतम बुद्ध, जिनकी मूर्ति विश्व में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो साथियों, आप ये देख सकते हैं नीचे भी किस प्रकार की जो नींवें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सारे खुदाई सन 1818 की खुदाई में हमें यहाँ पर जो मिली हैं वो 1818 की खुदाई में हमें मिली हैं, और आगे इसी प्रकार के कई चीज़ें या महत्वपूर्ण इतिहास को मैं आपको बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो मैं उसको पढ़कर बताने का प्रयास करता हूँ। इस पर लिखा है यूनेस्को, और बाद में लिखा है मंदिर और विहार 45 मध्य युगीन है और किसी 7वीं या 8वीं सदी की इमारत के अवशेषों पर बनाए गए हैं। इसके द्वारा शाखाओं पर गंगा और यमुना की उपस्थिति इस युग में बौद्ध इमारतों में ब्राह्मण प्रतीकों के प्रभाव के द्योतक हैं। इसके ध्वस्त शिखर में मूलतः अलंकरण का प्राचार्य या मंदिरों के तीनों ओर भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियाँ बनी गई हैं। तो मंदिर जो है साथियों वो वास्तव में बौद्ध विहार हैं, और जो कोठरियाँ बनाई गई हैं वो वास्तव में बुद्ध के जो उपासक हुए, भिक्षु हुए, उनकी साधना हेतु यहाँ पर ये व्यवस्था सम्राट अशोक के द्वारा कराई गई थी यहाँ पर। तो साथियों, हम और भी आगे जाकर इतिहास को ढूंढने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप जो मेरे पीछे जो बहुत सारे टीले टाइप के देख रहे हैं, यह टीले नहीं है, बल्कि यह भिक्षुओं के जो अस्थियां हैं वो इनमें विद्यमान है। अब हम इन्हें समाधि कह सकते हैं एक प्रकार से। तो साथियों, बुद्ध काल से लेकर अशोक काल तक जो हमारे स्वर्णिम इतिहास में इस तरह ही अस्थियों का जो विसर्जन किया जाता था, किसी प्रकार का कोई गंगा में नहीं डाला जाता था उनको, और ये बौद्ध धर्म में प्रचलन था कि अस्थियों को इस तरह से रखकर इनके ऊपर इस तरह के चबूतरे बनाए जाएं, जो बाद में हिंदू इसकी ओर आकर्षित होने लगे। और आज भी हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर चबूतरे बनवाए जाते हैं। वास्तव में वो जो चबूतरे की परंपरा है वो बौद्ध धर्म से ही आगे की ओर प्रचलित हुई है। तो साथियों, इसी क्रम में हम अगली ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला इतिहास हमें अपना क्या देखने को मिलता है और किस तरह हम अपने इतिहास से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। साथियों, एक छोटा सा घर टाइप का हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अंदर हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, परंतु हो सकता है कि इसके अंदर जो भिक्षु हुआ करते थे वो इसके अंदर तपस्या करते हों, योग साधना करते हों, क्योंकि बुद्ध के जो धर्म है उसमें योग दर्शन और सांख्य दर्शन को महत्वपूर्ण माना गया है। तो हो सकता है इसके अंदर जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं वो सम्राट अशोक के समय में यहाँ पर अपना योग साधना को पूर्ण करते होंगे। आप इसी क्रम में मेरे पीछे ये बहुत सारे चबूतरे चौकोर टाइप के देख सकते हैं। मुझे नहीं पता इनके बारे में भी कि ये क्या है, इनके बारे में मैंने इतिहास में अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक लगभग 90% जो सांची का एरिया है, क्षेत्र है, उसमें जो भिक्षु हैं उनकी अस्थियाँ ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम
सांची जो है उसको कब्रिस्तान की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो समाधि है वो ही हमें देखने को मिलती है। क्योंकि पीछे भी जो बड़े बड़े स्तूप हैं, उस एक स्तूप में सारीपुत्र तथा दूसरे स्तूप में महामोगलायन की जो अस्थि है वो हमें देखने को मिलती है। साथियों, आप जो मेरे पीछे ये नींव जो देख रहे हैं, ये वास्तव में बिहार जो थे उनकी नींव है। बिहार अर्थात बौद्ध धर्म में मंदिर को बिहार कहा जाता है। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये बिहार की आकृतियां हैं, और इनको तोड़कर इतिहास को लगभग नष्ट किया गया या करने का प्रयास किया गया, जिसे सन 1818 में ब्रिटिश शासन द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई सर जनरल टेलर के नेतृत्व में, और उन्होंने इसकी खोज की थी जनरल टेलर ने। ऐसा भी माना जाता है कि कनिंघम अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पर काफ़ी शोध किया, लेकिन उनका इतिहास में थोड़ा कम नाम देखने को मिलता है। और हम घूमते घूमते आ चुके हैं पहाड़ी के आखिर में। सो फाइनली गाइस, यहाँ सांची के इतिहास से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। और अब मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने की ओर है। सो मैं अपना यह ब्लॉग, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का और कोई इतिहास बाकी यहाँ शेष रह गया हो। और बाकी यहाँ से नीचे की ओर एक महल ज़रूर है, जो सम्राट अशोक की पत्नी महारानी देवी, जिन्होंने अखंड भारत के 52 लाख किलोमीटर पर अपना राज्य स्थापित किया था, उनका एक महल है, जो मायके की तरफ से पिता ने सम्राट अशोक को उनसे ही दान लेकर उनकी पुत्री को, या ये कह लें कि सम्राट अशोक की पत्नी को दिया था। वो भी सम्राट अशोक ने ही पहले उनको भेंट स्वरूप दिया था, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब व्यापारी वर्ग के व्यक्ति थे, और उन्होंने यह कभी भी आशा नहीं की थी कि मुझ जैसे गरीब व्यापारी की बेटी एक ऐसे सम्राट की महारानी बनेगी, जो आने वाले समय में अखंड भारत के 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर रक्षा के पर अपना शासन स्थापित करेगा। तो साथियों, यह एक महत्वपूर्ण महल जिसको दिखाना बाकी रह गया है। बाकी हम भी उधर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो साथियों, आज की इस वीडियो की समाप्ति की मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। अगर इसी प्रकार आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं अगला ब्लॉग लेकर जल्दी आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक।